मार्केट्स आपको कंटिन्यूसली रिटर्न्स नहीं दे सकते। अगर हम 1980s के बाद सारे बुल रन्स को देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है? तो जितना रिटर्न आपने कमाया बुल रन में, उसका 40% 50% तक स्मार्ट मनी इज एग्जिटिंग मार्केट एंड डम मनी इज एंटरिंग द मार्केट। टेक्निकली वी कैन नॉट से कि वी आर इन अ बेयर मार्केट, देयर इज अदर साइड टू द स्टोरी। तो अगर 4 साल बुल मार्केट चलता है तो यूजुअली जो तड़पा तड़पा के मार्केट मार रहा है ये इन्वेस्टर के लिए सही नहीं। मुझे नहीं पता कि अमेरिका के लोग ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं कि जो टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है कि क्या एफआईआई मनी के बगैर हमारे मार्केट्स ग्रो कर सकते हैं? सर, कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था शंकर शर्मा जी का, तो ही सेड कि अगले 5 साल आपको 0% ऑफ रिटर्न मिलने वाले हैं मार्केट से। तो इसके बारे में क्या कहना है आपको? मैंने उनका वो जो भी प्रोग्राम था वो तो नहीं देखा, बट कुछ कुछ न्यूज़ वगैरह में क्या उन्होंने कहा है वो पढ़ने का मौका मिला। तो शंकर शर्मा देखिए हमारे मार्केट के एक पुराने प्लेयर हैं। बहुत से लोग उनको फॉलो करते हैं, बहुत से लोग उनको फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि काफ़ी साल से वो हमारे मार्केट्स में एक्टिव है। वो बाहर के मार्केट्स में भी काम करते हैं और जब भी मुझे मौका मिलता है, जो भी उनसे रिलेटेड उनके जो भी वो कहते हैं वो न्यूज़ आती है तो मैं उनको सुनता हूँ और काफ़ी हद तक जो वो कहते हैं मैं उनसे एग्री भी करता हूँ। कम से कम 90% टाइम मैं कह सकता हूँ कि उनकी बातों को मैं मानता हूँ। जो उनके स्टाइल है, जितना मैं जानता हूँ उनको, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जैसे वॉरेन बफेट हैं, दोनों के स्टाइल में क्या डिफरेंस है? तो वॉरेन बफेट जो है या उनके जो फिलॉसफी के जो लोग होते हैं, दे आर लाइक बाय होल्ड एंड फॉरगेट। तो दे होल्ड देयर पोजीशंस फॉर 4 5 6 ईयर्स और उनके स्टॉक्स अगर 50% भी गिर जाते हैं तो दे आर ओके टू होल्ड इट। जबकि शंकर शर्मा का जो स्टाइल है, जितना मैं समझता हूँ कि ही गोज़ विद द ट्रेंड। तो अगर मार्केट बुल रन में है तो हिल बी बुल और मार्केट बेयर रन में है तो हिल बी बेयर। और उनका कहना है कि उनको पीरियोडिक रिटर्न्स अपने जो भी उनके कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उन्हें देना है, इनका कमिटमेंट है। सो उनके पास वो लग्जरी नहीं है कि वो 10 साल तक होल्ड करके बैठे रहें। तो ही हैज़ टू जनरेट पीरियोडिक रिटर्न्स। तो इसलिए उनका स्टाइल इंटरेस्टिंग है। और उन्होंने जो कहा, उन्होंने ये कहा कि मार्केट्स आपको कंटिन्यूसली रिटर्न्स नहीं दे सकते। और एक और चीज़ उन्होंने कही कि जो बुल मार्केट है, तो बुल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि बुल थोड़ी डिस्टेंस के लिए तो बहुत तेज़ी से दौड़ता है और जब वो दौड़ता है तो उसके सामने वो कोई उसे रोक नहीं सकता, सबको बर्बाद कर देता है वो, मतलब डिस्ट्रॉय, इतना उसमें पावर होता है। बट लेकिन वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं दौड़ सकता। अगर आप देखें तो हम इसे बुल मार्केट कहते हैं, हम इसे हॉर्स मार्केट नहीं कहते हैं, क्योंकि हॉर्स जो है लंबे टाइम तक दौड़ता है। तो ये बुल की कैरेक्टरिस्टिक है। और यही उन्होंने कहा कि बुल्स जो हैं लंबे टाइम तक कंसिस्टेंटली रिटर्न नहीं दे सकते, और जब वो कुछ सालों तक रिटर्न दे देते हैं तो फिर वो नो रिटर्न, जो मार्केट है वो नो रिटर्न के जोन पे चला जाता है। और वही बात को उन्होंने कहा है कि हमारा ये बुल रन 2020 से चल रहा है, सबने पैसे कमाए, सबने कम से कम पेपर प्रॉफिट्स देखे, और अब मार्केट रिटर्न्स नहीं दे सकता। अब वापस से हमें ज़ीरो रिटर्न, यानी कि वो बेयर मार्केट की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएंगे तो आपके रिटर्न्स ज़ीरो या नेगेटिव हो जाएंगे। तो अगले कुछ सालों तक वैसा ही होगा, ऐसा वो कह रहे हैं, और काफ़ी हद तक मैं उनसे एग्री करता हूँ। तो सर, क्या पास्ट के बुल मार्केट्स में भी यही पैटर्न देखने को मिला था? जनरली स्पीकिंग अगर आप देखेंगे तो बुल मार्केट्स ज़्यादा टाइम नहीं चलते हैं। अगर हम एवरेज ड्यूरेशंस की बात करें तो डेवलप्ड मार्केट में ड्यूरेशंस थोड़े बड़े होते हैं कंपेयर टू इंडिया। तो अगर हम यूएस मार्केट्स की बात करें तो एवरेज 2.7 ईयर्स का बुल रन होता है। कुछ बुल रन उससे बड़े रहे, कुछ छोटे रहे। जापान, यूरोप, ये जब कंट्रीज़ ग्रो कर रही थी
वॉर के बाद जब इनका बुल रन स्टार्ट हुए तो ये काफ़ी लंबे चले, और जब ये मैच्योर कर गए तो तब ये अब इनका यही रहता है, 2 साल 2.5 साल टाइप ही बुल रन रहता है। इंडिया की सिचुएशन थोड़ी अलग है, हमारे बुल रन्स इनके कंपैरिजन में थोड़े छोटे रहते हैं। अगर हम 1980s के बाद सारे बुल रन्स को देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है? ज़्यादातर बुल रन्स जो है 100 वीक से कम के रहे। 3 एक्सेप्शंस यहाँ पर आते हैं। 2000 का बुल रन थोड़ा लंबा रहा, करीब 150 हफ्तों का। 2008 का जो बुल रन था वो सबसे बड़ा रहा, 245 वीक्स का, और जो करंट बुल रन है वो 230 वीक्स का रहा। तो ये नंबर 1 पे 2007 का बुल रन आता है विथ 245 वीक्स, और करंट बुल रन 230 वीक्स का। अब अगर आप 2007 का बुल रन देखें तो उसमें गेन भी ज़्यादा हुआ था और करीब 600% का रिटर्न हमें देखने को मिला था। इस बुल रन में हमें करीब 200% का रिटर्न देखने को मिला है। ओके, तो मोटा मोटा जो वो कह रहे हैं वही पिक्चर हमें देखने को मिल रहा है। और एक और चीज़ आप गौर से देखिए कि बुल रन के बाद हमेशा एक बेयर रन आया है, तो जितना रिटर्न आपने कमाया बुल रन में उसका 40% 50% तक आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही वैल्यूएशंस प्रॉपर लेवल पर आती हैं और फिर बाइंग इमर्ज होती है। अभी अगर हम करंट बुल रन को देखें तो वी आर ओनली डाउन 15%। इतना लंबा बुल रन चला हमारा 230 हफ्ते का, प्रोबेबली सेकेंड लार्जेस्ट इन आवर हिस्ट्री, और अभी हम 15% ही गिरे हैं, जबकि 2008 में हम 50% से ज़्यादा गिर गए थे। क्यों सर बुल मार्केट लंबे नहीं चलते हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए, जो बुल रन, हम बुल और बेयर क्यों कहते हैं, तो बुल होता है वो, अगर आपने देखा होगा, वो नीचे से अटैक करता है अपने सींग से, और बेयर हमेशा ऊपर से अटैक करता है। ओके, तो ये जानवरों को ध्यान में रख के बनाया गया। दूसरा, बुल की कैरेक्टरिस्टिक आप देखिए, जो सांड होता है वो बहुत लंबे दूरी तक नहीं दौड़ सकता, शॉर्ट डिस्टेंस में वो इतना फास्ट दौड़ता है और इतना पावरफुल होता है कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। गाड़ियाँ वाड़ियाँ सबको उठा के फेंक देता है, वो इतना पावरफुल होता है, बट बहुत लंबे ड्यूरेशन तक नहीं दौड़ सकता। तो इसे हम हॉर्स मार्केट नहीं कहेंगे। घोड़े को की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि आप बस दौड़ते ही जा रहे हैं, दौड़ते ही जा रहे हैं, दौड़ते ही जा रहे हैं। ये सांड है, ये बुल मार्केट है। तो ये कम टाइम के लिए बहुत पावरफुल, बहुत तेज़ी से दौड़ेगा, लेकिन उसके बाद इसको सुस्ताने का टाइम चाहिए। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक की बात हुई। अब आते हैं कि क्यों बुल मार्केट्स इतना लंबा नहीं चल पाते। देखिए, हमें समझना पड़ेगा बुल मार्केट्स कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले कि नए नए लोग मार्केट्स में आते हैं, पहली चीज़। दूसरा, इकॉनमी ग्रो होती है। तीसरा, कंपनीज भी ग्रो होती हैं। अब जब भी हम ग्रोथ मेजर करते हैं, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे कंपनी के प्रॉफिट्स हो, तो हम पिछले साल से ग्रो करते हैं, कंपेयर करते हैं। पिछले साल अगर 10% था, हम इस 20% आ गए, तो हम कहें कि डबल। तो जब जैसे जैसे हम ग्रो करते रहते हैं, हमारा बेस भी बड़ा होने लगता है, और उस बेस पे ग्रोथ को मेंटेन करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आप हर साल 10% की रफ्तार से नहीं ग्रो कर सकते। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपका बेस इतना बड़ा हो जाएगा कि आप 2% 3% की रफ्तार से ग्रो करेंगे। और इसीलिए आप देखेंगे जो इमर्जिंग, जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं, जिनके पास दुनिया भर का पैसा और पावर है, उनकी ग्रोथ की रेट कम होती है, क्योंकि उनका बेस बड़ा है। तो ये साइकिल में काम करता है कि भाई आपके नए नए लोग मार्केट्स में आए, प्राइजेस बढ़ने लगे, ग्रोथ भी बढ़ रही है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि उस बेस पर वो ग्रोथ मेंटेन नहीं होगी, और मार्केट में सारे लोग भी खरीद चुके होंगे। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए, सबने इक्विटी खरीद लिया, अब जब वो बेचने जाएंगे तो उससे कौन खरीदेगा? और इसीलिए जब बहुत ज़्यादा भीड़ मार्केट में हो जाती है तो मार्केट्स हमेशा करेक्ट होते हैं, और उसी टाइम पे जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर होते हैं वो मार्केट को छोड़ देते हैं, जैसा कि अभी हमें देखने को मिल रहा है।
और जो नए नए लोग होते हैं वो मार्केट में घुसते हैं। तो स्मार्ट मनी इज एग्जिटिंग मार्केट एंड डम मनी इज एंटरिंग द मार्केट। ओके, तो सर अभी हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, बुल मार्केट में या बेयर मार्केट में? देखिए, बेयर मार्केट की जो डेफिनेशन होती है, ऐसे तो कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं होता है, लेकिन एक वाइडली एक्सेप्टेड फैक्ट ये होता है कि अगर 20% से ज़्यादा की गिरावट होती है तो हम बेयर मार्केट मानते हैं, क्योंकि 5%, 7%, 10% तो स्टॉक प्राइजेस मार्केट करेक्ट हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 20% मतलब कुछ बड़ा है या कुछ गड़बड़ है टाइप सिचुएशन होती है, तो 20% हम मानते हैं। अगर हम मार्केट्स में देखें, हमारे मार्केट्स में, तो 20% तो गिरे नहीं हैं, 15% गिरे हैं। टेक्निकली वी कैन नॉट से कि वी आर इन अ बेयर मार्केट, बट देयर इज अदर साइड टू द स्टोरी कि भाई स्टॉक्स तो हमारे 30%, 40% तक गिर जा रहे हैं, बड़े बड़े स्टॉक। इवन रिलायंस इज डाउन 20%। तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन है। मार्केट्स तो बेयर टेरिटरी पे नहीं आए टेक्निकली स्पीकिंग, बट मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स आर इन बेयर मार्केट। बट आप एक बार के लिए इग्नोर कर दीजिए कि ठीक है हमारे 20% नहीं गिरा तो दिस इज नॉट अ बेयर मार्केट, फाइन, आपका आर्ग्यूमेंट लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जो बेयर मार्केट के फंडामेंटल रीजंस होते हैं वो तो हमें दिख रहे हैं। हमने अपने उस वीडियो में डिटेल में इसको डिस्कस किया कि कौन से फैक्टर्स जो हैं हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये हम 2008 के रास्ते में जा रहे हैं। आप जाएंगे, वो वीडियो आप चेक कर लीजिए। हमने इंटरेस्ट रेट के फ्रंट पे क्या हुआ, लोन्स के फ्रंट पे क्या हो रहा है, डिफ़ॉल्ट्स के फ्रंट पे क्या हो रहा है, उन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। तो मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। तो पहली चीज़ तो ये कि इंडियन जो इक्विटी मार्केट है, नाउ इट इज़ ओवर ओन्ड। हर किसी ने बना ली पोजीशन। अब जो बच गए हैं छुट भैया वो आ रहे हैं, बट मेजरली इट्स हेविली ओन्ड बाय रिटेल पीपल। ग्रोथ हमारी सॉर्ट ऑफ सैचुरेट हो गई है। जीडीपी हमारे ग्रोथ में, उसमें हमें गिरावट देखने को मिली। कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं, रेवेन्यूज़ है, उसमें ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है। तो फंडामेंटल फैक्टर्स को आप देखेंगे तो बेयर मार्केट की तरफ इशारा कर रहा है। और अगर आप सिर्फ प्राइजेस देखेंगे कि निफ्टी कितना गिरा, तो हम नहीं कह सकते कि ये बेयर मार्केट है। तो सर जैसा कि आपने कहा कि बुल मार्केट लंबे चलते नहीं हैं, तो ये बेयर मार्केट कितना टाइम तक चलता है? तो बेयर की कैरेक्टरिस्टिक भी होती है। बेयर जब पीछा करता है किसी का, आदमी का, तो वो पीछा करता ही जाता है, उसको छोड़ता नहीं है। तो बेयर मार्केट तो इसलिए बदनाम है कि बेयर मार्केट बहुत लंबे भी चल सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि मेरा प्राइस 100 है, 100 से मैं 25% गिर गया, 75 पर आ गया, तो है मेरा बेयर मार्केट। नाउ मैं अगले 2 साल तक 75 के लेवल पर ही घूम रहा हूँ, तो ये बेयर मार्केट ही है। तो ये जो टाइम करेक्शन हो रहा है, ये 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो सकता है, तो इट्स अ बेयर मार्केट। ऐसे कई स्टॉक्स आपने देखे होंगे जो एक बार गिरते हैं तो सालों साल उसी लेवल पर रहते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। डीएलएफ 2007 में ये 200 रुपये से 1000 रुपये के ऊपर चला गया। इसके बाद मार्केट क्रैश होता है, डीएलएफ का शेयर भी क्रैश होता है, वो 100 रुपये के आसपास आ गया। सो 2009 में प्रोबेबली उसका प्राइस 100 रुपीज़ था, और उसके बाद देखिए अगले 6-7 साल तक 100, 150, 200 इसी रेंज में घूमता रहा। तो कितना लंबा बेयर मार्केट था। तो इसलिए बेयर मार्केट के बारे में कहा जाता है कि ये लंबा भी चल सकते हैं। हालांकि यूजुअली एक रेशियो होता है बुल मार्केट और बेयर मार्केट। अगर हम टाइम वाइज बात करें तो अगर 4 साल बुल मार्केट चलता है तो यूजुअली 2 साल बेयर मार्केट चलता है, ऐसा हमने पास्ट में देखा है। और एक और चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि अगर बेयर मार्केट में प्राइसेस तेज़ी से गिरती हैं तब तो जल्दी आफत निपट जाएगी, लेकिन अगर धीरे धीरे गिरती है जैसे अभी हो रहा है तो इसका मतलब ये आफत लंबी चलने वाली है। इसलिए अच्छा है कि पेन आए,
कुछ टाइम, कुछ महीनों के लिए रहे, बड़ा पेन आए और फिर वो ख़त्म हो जाए। ये जो तड़पा तड़पा के मार्केट मार रहा है, ये इन्वेस्टर के लिए सही नहीं। तो सर एक बात बताइए कि ये यूएस मार्केट तो ऊपर जा रहा है, तो बेयर मार्केट सिर्फ इंडिया में है क्या? ओके, तो बात सही है कि यूएस मार्केट तो लगातार ऊपर चढ़ रहे हैं और ऐसा अभी तक हवाबाजी चल रही है कि ये टैरिफ वैरिफ से अमेरिका को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि अमेरिका के लोग ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं कि जो टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं वो अमेरिका के लोग ही पे करेंगे। तो अगर हमारी कंपनी एक्सपोर्ट करती है 100 रुपये का माल और वहाँ पर 20% टैरिफ पे करती है, तो वो टैरिफ इंडिया की कंपनी तो पे करेगी नहीं। तो टैरिफ यूएस गवर्नमेंट लगाएगी, 20% वो रखेगी और 120 रुपये या $120 जो वहाँ की जनता है वो पे करेगी। तो ये तो क्लियरली आपकी महंगाई को बढ़ाएगा, और महंगाई बढ़ाएगा तो भाई वो तो मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, रेट कट्स तो होने नहीं है। और इसीलिए आप देखिए, जब से ये टैरिफ का खेला शुरू हुआ है तो वहाँ के मार्केट्स प्रेशर में हैं, और जैसे ही वो टैरिफ पे रोक लगा रहे हैं तो डाउ जोन्स वापस से ऊपर चला जा रहा है। तो अब लोगों को वहाँ पर पिक्चर रियलाइज हो रही है कि भाई ये तो इतनी अच्छी चीज़ नहीं है यूएस मार्केट्स के लिए। तो ये सिचुएशन जो है एक ख़तरनाक रूप भी ले सकती है आने वाले दिनों में, स्पेशली अगर फेड ने रेट्स लंबे टाइम तक नहीं घटाए या बढ़ा दिए। भाई इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उनको बढ़ाना पड़ेगा ही, तो ये मेजर ट्रिगर होगा। दूसरी चीज़ देखिए, यूएस मार्केट्स में इस वक्त पूरा गैस भरा हुआ है, बबल के टेरिटरी पे जा रहा है। क्यों जा रहा है? S&P 500 जो वहाँ का लीडिंग इंडेक्स है, वहाँ की जो वैल्यू है वो करीब करीब 30 ट्रिलियन से ज़्यादा की वैल्यू है, और उसमें से 35% वैल्यूएशंस सिर्फ 7 कंपनी जो टेक कंपनीज हैं वो ही होल्ड करती हैं। तो आपका मार्केट इतने हाई लेवल पर चला गया और टिका हुआ है, ऐसा नहीं है कि सारी कंपनी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही हैं। 7 कंपनीज जो है वो वैल्यूएशंस का 35% होल्ड करती हैं, और किसी भी दिन कोई टेक वर्ल्ड में चाइना ने कुछ बना लिया या किसी और कंट्री ने बना लिया तो उनकी सारी हवा निकल जाएगी। तो देखिए, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि हमारे मार्केट्स में क्रैश तभी आएगा जब यूएस मार्केट्स में क्रैश आएगा। जब तक यूएस मार्केट्स में क्रैश नहीं आएगा तब तक हमारे यहाँ हम कहेंगे कि करेक्शन ही हो रहा है। और मैंने आपको रीजंस बताया कि क्यों यूएस मार्केट्स भी करेक्ट हो सकता है। और जिस दिन यूएस मार्केट्स में किसी बड़ी गिरावट आएगी, उस वक्त हमारे मार्केट्स जो है ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे, और तब शायद हमें ये सिचुएशन देखने को मिलेगी कि हम बेयर मार्केट में पूरी तरीके से आ गए हैं। पर सर चाइना को अगर देखें तो इतना लंबे टाइम के फॉल के बाद हैंगसेंग अभी स्टेबल लग रहा है, और एफआईआई जहाँ तक हम लोग को दिख रहा है कि इंडिया से निकल के चाइना जा रहे हैं। तो यहाँ पे सर 2 सवाल है मेरे। पहला तो ये कि एफआईआई वापस आएंगे क्या? अगर आएंगे तो कौन से सिचुएशन में, कौन सा सिनेरियो में वो वापस आएंगे? और सर दूसरा सवाल ये है कि क्या एफआईआई के पैसे के बिना मार्केट चढ़ सकता है? ओके, तो कई सारे क्वेश्चंस आपने पूछ लिए। तो देखिए, चाइना मार्केट में वही हुआ था, मार्केट ओवर हीटेड हो गया था, इकॉनमी ग्रो नहीं कर रही थी। तो कुछ टाइम तक उन्होंने देखा और वहाँ के रियल एस्टेट मार्केट में भी बुरी हालत हो गई थी। साथ ही जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वहाँ की वो टेक कंपनीज़ के ऊपर क्रैकडाउन कर रही थी, एक एक करके उनके प्राइजेस भी क्रैश हो रहे थे। तो एफआईआई का तो कोई किसी देश के साथ प्रेम तो होता नहीं। उन्होंने चाइनीज़ स्टॉक्स को डंप किया, छोड़ के आ गए कि भाई हमें अपडेट यहाँ रिटर्न नहीं मिलेगा, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं दिखता। उन्होंने चाइनीज़ मार्केट को डंप कर दिया, और वो मनी इंडिया आया काफ़ी हद तक। काफ़ी टाइम तक उनके मार्केट्स अंडर परफॉर्म किए, हमारे मार्केट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अब जब चाइनीज़ गवर्नमेंट को लगा कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ स्टिमुलस दिया, कुछ बदलाव किए, एफआईआई को एश्योरेंस दिया। अब तब तक वहाँ के मार्केट चीप हो गए थे, हमारे मार्केट्स जो एक्सपेंसिव हो गए थे, और हमारे मार्केट्स एक्सपेंसिव हो गए थे, और
हमारी इकॉनमी में भी प्रॉब्लम्स नज़र आने लगी। जो प्रॉब्लम्स चाइना में उस टाइम हो रही थी वो अब हमें यहाँ दिख रही हैं। तो भाई अब ट्रेंड रिवर्स हो गया है, अब यहाँ पे डंप कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो एफ अब कब वापस आएंगे? एफ तभी वापस आएंगे जब हम वही करेंगे जो चाइना ने किया, यानी कि हम ग्रोथ को स्टिमुलेट करेंगे, कुछ स्टिमुलस देंगे, हमारी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करेंगे, हमारी जीडीपी को बढ़ाएंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। जब उन्हें दिखेगा कि नहीं 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 अब यहाँ पे रिकवरी हो रही है तो वहाँ आएंगे, तब तक नहीं आएंगे। अब आपका जो क्वेश्चन है कि क्या एफआईआई मनी के बगैर हमारे मार्केट्स ग्रो कर सकते हैं? नहीं। जब तक बाहर का पैसा हमारे देश में नहीं आएगा तब तक हमारे मार्केट में कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिलेगा। मैं आपसे शेयर खरीद लूँ, आप मुझसे खरीद लो, हमारा पैसा तो उतना ही है ना हमारे कंट्री के पास जितना है। तो मैं कभी ऐसी सिचुएशन नहीं देखा किसी मार्केट्स में कि डोमेस्टिकली, तो मैंने कभी ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा कि डोमेस्टिक मनी से मार्केट ऊपर जा रहा है। हाँ, वो कुछ टाइम तक जा सकता है पर वो लंबे टाइम तक सस्टेन मुझे नहीं लगता है कि कर पाएगा। अगर आपने कहीं देखा हो तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर। एंड सर, इफ़ आई हैव टू गो बैक टू द इंटरव्यू, समीर जी ने कहा कि ये मार्केट इज़ नियर टू बॉटमिंग आउट, तो इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? तो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ से बॉटम आउट होके मार्केट न्यू हाई पे चला जाएगा, ये कहा? सर, उन्होंने कहा कि मार्केट इज़ नियर टू बॉटमिंग आउट एंड इसके बाद 5 to 10% का जंप हम लोग को देखने को मिल सकता है। इसके बाद मोस्ट लाइकली वी आर गोइंग डाउन। तो देखो, अब 5-7% अगर यहाँ से राइज हो जाता है, वो तो हम भी अपने वीडियोस में कह रहे हैं कि अभी एक शॉर्ट टर्म बॉटम हो गया है जो कुछ दिनों तक ऊपर जा सकता है, 500-700 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। उसको हम वो तो एक टेक्निकल बाउंस होता है, वो कोई फंडामेंटल्स ड्रिवन बाउंस नहीं होता है। आई वुड नॉट कॉल इट अ बुल रन। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया है तो कोई वो ऐसा हमें बता रहा है कि भाई यहाँ से अब एक फ्रेश बुल रन स्टार्ट होने वाला है या वापस से हम नए हाइस पे जा रहे हैं। अभी तो कोई ऐसे फंडामेंटल रीजन मुझे तो नहीं दिखते। तो अगर उन्होंने ऐसा कहा भी है तो आई वुड नॉट एग्री कि अब इतनी जल्दी हम एक वापस से बुल रन में चले जाएंगे। तो सर, जैसा कि हर वीडियो में हम पूछते हैं कि नियर टर्म में मार्केट कहाँ जाता हुआ आपको दिख रहा है? ओके, तो देखिए, पहली चीज़ तो मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में हमें एक बाउंस देखने को मिलेगा। बाउंस देखने को मिला भी, और चौथा दिन था हमारे बाउंस का, और आज मार्केट सस्टेन नहीं किए, रेड में क्लोज हुए, माइनर रेड 0.5% टाइप। अब इतनी बेरिशनेस में 4 दिन मार्केट्स ग्रीन में हुए तो एक रिएक्शन तो स्वाभाविक बनता था। अगर मैं ये 4 दिन की रैली में देखूं तो कौन सा ऐसा फैक्टर था जो मुझे नर्वस कर रहा था? वो ये था कि बैंकिंग और फाइनेंस में रैली नहीं आ रही, आज भी नहीं आई, आज भी ICICI HDFC डाउन रहे। तो मैं लगातार आपसे शेयर कर रहा हूँ कि रैली आएगी, आए भी, लेकिन मुझे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर रैली नहीं कर रहा है कंसिस्टेंटली। कभी कोई स्टॉक चलता है, कभी कोई स्टॉक चलता है। आज भी देखिए इंडसइंड बैंक में हमें भारी गिरावट देखने को मिली। तो लंबी रैली, 500,000 पॉइंट की रैली अगर हमें देखनी है अगले कुछ दिनों में, बैंकिंग सेक्टर के बिना वो आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्या ऐसा हो सकता है आने वाले 2-3 दिनों में? इसकी अभी भी पॉसिबिलिटी है। जैसा कि मैंने कहा, आज की गिरावट को आप ऐसे देखें कि 4 दिन ग्रीन रहा, एक दिन रेड आया, हो सकता है कल का दिन भी माइनर रेड में आ जाए। हमें और भी ऊपर जाने की होप हमारी बची हुई है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आज का अगर हम मार्केट देखें, एडवांस डिक्लाइन तो नेगेटिव रहे, होने ही थे, क्योंकि इतनी पेसिमिज्म में जब भी मार्केट गिरेगा तो नर्वस होकर लोग बेचेंगे कि तो वापस से गिरावट शुरू हो गई। अगर आप 2 फैक्टर्स को देखें, पहला निफ्टी फ्यूचर्स, इसका आप ओपन इंटरेस्ट को चेक करिए। आज मार्केट गिरा, अगर ट्रेडर्स को ये फियर होता कि आने वाले दिनों में वापस से गिरावट रिज्यूम होगी तो शॉर्ट पोजीशंस बनती, लेकिन आज तो मुझे वहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई नहीं दिखी। आज तो वहाँ पर इनफैक्ट पोजीशंस कट हुई, तो शॉर्ट्स तो बने नहीं वहाँ पे। दूसरा,
अगर वॉलेटिलिटी को देखूं मैं, निफ्टी के आईवीज़ को देखूं मार्च महीने की, अभी भी हमारे कॉल के आईवीज़ 11% हैं, पुट के आईवीज़ 1-2% ऊपर हैं, तो मुझे वहाँ भी पैनिक नहीं दिख रहा है। तो ये हमें बता रहा है कि अभी भी होप बची है। ऐसा नहीं है कि कल से ही मार्केट्स दोबारा से गिरने लगेंगे, लेकिन जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूँ कि लंबी रैली देखनी है तो बैंक सेक्टर को चलना होगा। और लेवल्स की अगर बात करें तो 22,110 ये मेरा लेवल है, यहाँ तक मैं होपफुल रहूँगा। ये टूट जाता है तो भाई मैं मान लूँगा कि ये रैली फिजल आउट हो गई है और वापस से हम गिरावट की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऊपर की तरफ अगर मैं देखूँ तो दो चीज़ें हैं। देखिए, HDFC ICICI को चलना होगा, अदरवाइज़ इस रैली का कोई मतलब नहीं है। और दूसरा 22,650 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखनी है। आज भी देखिए मार्केट वहीं से 650 के लेवल को टच करके ही नीचे गया है। इट्स अ क्रूशियल लेवल।